हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआईएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज हम लोग बायोलॉजी में ब्लड पे एक बेसिक फॉर्म्ड एलिमेंट में आज जिक्र करेंगे। और फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड कॉर्पसल्स पे मैंने आपको आरबीसी या इराइथ्रोसाइट्स की बात मैंने की। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड सेल क्यों नहीं बोलते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि सेल वर्ड यूज करना आरबीसी के लिए सही नहीं होगा, उसके लिए कॉर्पसल्स वर्ड यूज करना ज्यादा सही है। आज हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करेंगे। क्या है व्हाइट ब्लड सेल्स, क्या इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो सकती है जो एग्जाम में आ सकते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं। मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पहली क्लास में दे दिया था जिस दिन मैंने ब्लड की पहली क्लास ली थी। आज हम लोग उसको पूरा एक्सपेंड करके पढ़ेंगे कि जितना हमें एग्जाम में आ सकता है हम लोग उतना आज कवरेज करेंगे। बायोलॉजी जैसे कंप्लीट होगा क्योंकि इसके बाद ब्लड के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट के बाद उसके बाद हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड नाम सुना होगा, स्प्लीन नाम सुना होगा, इनकी बात हम लोग करेंगे। ये जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद हमारी पोर्शन पहुंच जाएगी एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी के बारे में। एक क्लास में किडनी कंप्लीट 1 आवर लगेगा, या आधे आधे घंटे की क्लास होगी तो 2 क्लास में कंप्लीट। किडनी जब हो जाएगी उसके बाद हम लोग सेंस ऑर्गन की बात करेंगे, स्किन की बात करेंगे, आंख की बात करेंगे। स्किन आंख के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कान की बात करेंगे। तो कान में हम 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, इनसाइड जो पार्ट होता है ईयर का। तो उसमें हम लोग पूरी बात करेंगे कैसे आपकी साउंड जो है मेन बनती कैसे है साउंड, और साउंड की किस तरीके से उसमें एम्पलीफिकेशन होता है कानों के अंदर, इसकी बात हम लोग करेंगे। बट ये धीरे धीरे करके बायोलॉजी आपका एकदम उस लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा कि आप एग्जाम देने के लिए कंफर्टेबल है, और किसी भी एग्जाम के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लेक्चर फॉलो कर रहे हैं। जो भी लोग नए हैं वो पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं, देखिएगा, तब जाके आपको फील आएगी कि हाँ मैंने जो लेक्चर पढ़ाई है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिलेवेंट है, और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में वो एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएगा जो मैंने आपको पढ़ा के दिया है। तो और जो भी लोग नए लोग हैं लेक्चर देखते हैं तो जरूर लाइक करेंगे, ताकि जो नए लोग आएंगे उनके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि हाँ यहाँ पे एक अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, जिसके कारण लोगों ने अच्छे लाइक्स किए हैं और अच्छे अपने कमेंट छोड़े हैं यूट्यूब के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड की बात मैंने की है, पूरी बेसिक मैंने बता दिया है। ब्लड कॉर्पसल्स मैंने बताया था कि ब्लड में ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं या फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी कंप्लीट, डब्ल्यूबीसी का आज नंबर है डब्ल्यूबीसी। इसको और क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी के बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये नॉन पिगमेंटेड होते हैं, पहला पॉइंट। व्हाइट ब्लड, यहां पे सेल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना, आरबीसी में सेल वर्ड यूज नहीं करते हैं। पिछली क्लास देख लीजिए, आरबीसी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इट इज नॉन पिगमेंटेड, नॉन पिगमेंटेड, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होती है, यानी कि ये कलरलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई हेमोग्लोबिन नहीं है। हेमोग्लोबिन था तो आरबीसी रेड कलर का था, हेमोग्लोबिन नहीं है तो ये कलरलेस है, नॉन पिगमेंटेड है। ये एक प्रकार का कलरलेस ब्लड सेल्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं। इट इज न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस होता है, और आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। इट इज न्यूक्लिएटेड, इसमें केंद्रक होता है, इस कोशिका में केंद्रक होती है, और केंद्रक है तो सेल का बेसिक और मेन ऑर्गेनल जो न्यूक्लियस मैंने आपको पढ़ाया था वो है, कंट्रोल टावर ऑफ सेल बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, ये है सेल के अंदर, इसीलिए इसको सेल बोलते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली बात करें आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं था और भी ऑर्गेनल नहीं थे, इसलिए उसको सेल बोलना सही नहीं होगा आरबीसी को, वहां पे कॉर्पसल वर्ड यूज किया जाता है, कॉर्पसल वर्ड को यूज किया जाता है। इट इज न्यूक्लिएटेड, ये पॉइंट हो गई। उसके बाद इसका नंबर कितना है, तो नंबर में इसको आपको ध्यान रखना है, नंबर इसकी कम होती है, आरबीसी का नंबर ज्यादा होता है, इसका नंबर कम होता है। कितना है नंबर, 5000 से 9000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। 5000 से 9000 पर क्यूबिक मिलीमीटर के आसपास होता है। कहीं आप देखेंगे 6000 से 8000, 6000 टू 8000, कहीं आपको 5000 टू 9000 मिलेगा पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये आपको बात ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, यहां पे आरबीसी से कंपेयर करूं कि आरबीसी की नंबर और इसके नंबर में बात करें तो आरबीसी ज्यादा नंबर में है और इसकी नंबर उसके कंपैरिजन में कम है। तो आरबीसी का रेशियो अगर बात करें अनुपात डब्ल्यूबीसी से, तो ये होता है 600:1।
इतने रेशियो में होता है। 600:1 to 800:1 के आसपास होता है। तो 600:1 और 800:1 के आसपास भी चले जाते हैं, बट आप 600:1 रेशियो याद रखेंगे। आरबीसी नंबर का ज्यादा है, डब्ल्यूबीसी उसके कंपेरिजन में कम है। ये मैंने आपको बता भी दिया है, डब्ल्यूबीसी का नंबर और आरबीसी का नंबर मैंने पिछली क्लास में बताया था, ठीक है ना। तो ये है, ये रेशियो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। लिखिए, अब इसकी मैं बात करता हूं कि इसके अंदर में इट इज नॉन पिगमेंटेड, मतलब क्या है, लैक हेमोग्लोबिन। इसके अंदर में हेमोग्लोबिन नहीं होता है, इट इज लैकिंग हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये कलरलेस होते हैं, इसीलिए नॉन पिगमेंटेड बोल सकते हो या कलरलेस बोल सकते हो, कोई कलर नहीं है, रंगहीन होता है। आगे चलते हैं, ये शॉर्ट लाइफ होते हैं, इनका लाइफ ज्यादा लंबे समय का नहीं होता है। आरबीसी की लाइफ 120 दिन होती है, बट इनका लाइफ शॉर्ट लाइफ होते हैं, ये ज्यादा लंबे समय के नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बताऊं आपको, तो अगर नॉर्मली लाइफ आपको क्वेश्चन आ जाता है कि कितने दिन में है, 13 से 20 दिन के आसपास आप बता सकते हैं। 13 से 20 दिन इसका लाइफ होता है डब्ल्यूबीसी का, लेकिन नॉर्मली इसका शॉर्ट लाइफ के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो शॉर्ट लाइफ, ज्यादा लंबे समय तक नहीं जीते हैं ये, शॉर्ट लाइफ 13 से 20 दिन के आसपास, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, और इनका आगे मैं बात करूं तो इनके द्वारा कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए कि अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या के आधार पर आपको बताऊं, डब्ल्यूबी की संख्या अगर ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाएगा, और डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर कम हो जाएगी आपके शरीर में तो क्या हो जाएगा। तो उसके आधार पर दो आपको डिजीज पढ़ने चाहिए, जो मैं आपको बताता हूं। तो एक डिजीज है ल्यूकोपीनिया और एक डिजीज है ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर, जो बच्चों में होता है। तो उसको डब्ल्यूबीसी के नंबर के आधार पर हम लोग पढ़ सकते हैं, लिखेंगे दो डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी में अगर नंबर बढ़ गई तो और कम हो गई तो क्या होगा, उसको देखना है। तो पहला आपको बताऊं, ल्यूकोपीनिया, ये डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड डिजीज है, ल्यूकोपीनिया। ये क्या है, तो अगर मैं बात करूं, ल्यूको तो समझ में आ रहा है, ल्यूको मतलब कलरलेस होता है, ल्यूको मतलब कलरलेस होता है। एक्चुअली आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि बायोलॉजी के कुछ शब्द होते हैं, उनको पकड़ना चाहिए। तो ल्यूको मतलब कलरलेस। ल्यूकोपीनिया है, तो पीनिया क्या होता है, पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज करना, घटना, डिक्रीज करना। पीनिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज करना। तो ल्यूकोपीनिया क्या है, इफ नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी डिक्रीजेस बिलो 5000, अगर 5000 से नीचे, 5000 से और नीचे हो जाए तो फिर हम बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। इफ नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी डिक्रीज कर जाए 5000 से भी नीचे, डिक्रीजेस बिलो 5000। नॉर्मल रेंज तो आपको बता दिया मैंने कि 5000 से नॉर्मल रेंज आपका 9000 है, लेकिन अगर 5000 से कम चला जाए तो इफ नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी डिक्रीज कर जाए 5000 से नीचे तो ल्यूकोपीनिया। आगे आते हैं, ल्यूकेमिया की बात करते हैं, ल्यूकेमिया दूसरा ल्यूकेमिया, ये भी डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बीमारी है, ल्यूकेमिया। देखिए, ल्यूकेमिया जो होता है एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, ये चाइल्ड में होता है, बच्चों में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको सुने हुए होंगे, ब्लड कैंसर। तो ये क्या है, बच्चों में होता है, आमतौर पे चिल्ड्रन में होता है ये ल्यूकेमिया। इसमें ये होता है कि इफ नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी मच इंक्रीजेज एबव 50,000, 50,000 से ऊपर हो जाए तब ये प्रॉब्लम आती है। इफ नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीज कर जाए, इंक्रीजेस एबव कितना, 5,000 नहीं, 50,000, 50,000 से भी ज्यादा हो जाए तो फिर ये चांस हो जाते हैं कि आपको ब्लड कैंसर हो गए हैं। और ब्लड कैंसर जो है नॉर्मली चाइल्ड बच्चों में होते हैं, और इसके लिए जो रेमेडी है, रेमेडी जो होता है क्या होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो अस्थि मज्जा का ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं आपको रेडिएशन थेरेपी वगैरह लेनी भी पड़ जाती है इस ब्लड कैंसर के दौरान, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, रफली ये अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूं, ये दो बीमारी आप ध्यान रखेंगे डिजीज रिलेटेड टू डब्ल्यूबीसी। रफली जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो स्पेरिकल इन शेप होते हैं, रफली बात कर रहा हूं मैं, स्पेरिकल इन शेप, स्पेरिकल इन शेप, शेप इनका स्पेरिकल होता है, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रफली स्पेरिकल इन शेप। आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
तो अगर इसको मैं एक तरीके से और समझाऊं कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, अगर मैं आपको बताऊं अगर इन्फेक्शन आपको होता है, अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो कंप्लीट ब्लड चेकअप होती है सीबीसी, आप पैथोलॉजी में जाके सीबीसी कराते हैं, तो कंप्लीट ब्लड चेकअप के दौरान आपको यही निकल के आता है कि अगर ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ चुकी है तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी पैथोजन का इन्फेक्शन हो चुका है, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, किसी भी चीज का इन्फेक्शन आपको हो चुका है, और इन्फेक्शन के दौरान डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, और इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस के नाम से भी जानते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। अगर नॉर्मली डब्ल्यूबीसी की संख्या आपके ब्लड में बढ़ जाए, और ज्यादा हो जाएगी तो ल्यूकेमिया हो ही जा रहा है, अगर बहुत ज्यादा हो जाए 50,000 से भी ज्यादा, ल्यूकेमिया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ल्यूकोसाइटोसिस नाम का अगर टर्म आता है, ल्यूकोसाइटोसिस, ये अलग से आपका ध्यान रखेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस, अगर ये शब्द आता है तो ये समझ जाइएगा ये शब्द रिलेटेड है डब्ल्यूबीसी से, और इसमें ये होता है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ चुकी है ड्यू टू इन्फेक्शन। इतना नहीं कि 50,000 हो जाए कि ब्लड कैंसर ही हो जाए, तो यहां पे ऐसा है कि बस बढ़ी है, इसलिए ध्यान रखना है इफ नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीजेस ड्यू टू इन्फेक्शन, तो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीजेस क्यों, ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो गया, किसी भी चीज का हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, तो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीजेस ड्यू टू इन्फेक्शन, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीजेस ड्यू टू इन्फेक्शन, है ना। और ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीजेस ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ड्यूरिंग इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ल्यूकोसाइटोसिस है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर प्रोसेस की बात करें कि किस प्रोसेस से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, तो ल्यूकोपोएसिस बोलते हैं, ल्यूकोपोएसिस, इट इज द प्रोसेस बाय विच डब्ल्यूबीसी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। ये प्रोसेस का नाम है ल्यूकोपोएसिस, लिखेंगे इसको ल्यूकोपोएसिस, रब कर दो इसको, ओके। तो डब्ल्यूबीसी के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोएसिस। कल मैंने आरबीसी की भी बात की थी, जो लोग देखे हैं उनको पता होगा आरबीसी के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो अभी ल्यूकोपोएसिस की बात करते हैं, ल्यूकोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के बनने की प्रक्रिया को हम लोग ल्यूकोपोएसिस कहते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ल्यूकोपीनिया क्या है, मैंने बताया था ल्यूकोपीनिया, ऐसे याद करते रहना है, डब्ल्यूबीसी की संख्या 5,000 से कम हो जाना, ल्यूकोपीनिया, ये ल्यूकोपोएसिस हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि आरबीसी हुई, प्लेटलेट्स हुई, डब्ल्यूबीसी हुई, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ये तीनों के तीनों बोन मैरो के अंदर बनते हैं, अस्थि मज्जा के अंदर बनते हैं, और ये जहां जहां बनते हैं वहां वहां ये डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, जहां जहां ये बनते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वहां वहां ये डिस्ट्रॉय भी होते हैं, इसीलिए स्प्लीन में आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें बनती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि स्प्लीन में मैंने बताया आपको कि स्प्लीन में लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन भी होता है आरबीसी का, इसलिए ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, बट स्प्लीन में हमारे ये ब्लड सेल्स बनते भी हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बनते भी हैं, तो जहां जहां ये बनते हैं वहां वहां ये डिस्ट्रॉय भी होते हैं, ये ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है ना। ल्यूकोपोएसिस हो गया, आगे चलते हैं। तो आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस इन बोन मैरो, बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, और मैंने कल इसकी पूरी बात आपसे की है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि अगर आरबीसी काउंट अगर कम हो जाए, आरबीसी काउंट कम हो जाए तो आपको कहीं ना कहीं आपने सुना होगा अनीमिया हो जाती है, अनीमिया। तो अनीमिया भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो अनीमिया आपको होगी। अनीमिया के टाइप्स होते हैं जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ये भी एक अनीमिया है। एक अनीमिया और होता है पर्नीशियस अनीमिया, एक अनीमिया और होता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, हेमोलाइटिक अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, ये सारे अनीमिया के टाइप्स है जो आपको आना चाहिए, और ये मैंने आपको एक एक करके बताया भी है। और एक और मैंने बात किया था थैलेसीमिया, कल मैंने बताया था थैलेसीमिया, ठीक है ना, और एक और बताया था पॉलीसाइथीमिया, ये सब कहीं ना कहीं रिलेटेड वर्ड है, ठीक है ना। थैलेसीमिया इसमें आपको जोड़ना है, जब अनीमिया के टाइप्स आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अनीमिया के टाइप्स में
आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, पर्नीशियस अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, हेमोलाइटिक अनीमिया, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल अनीमिया। ये आपके अनीमिया का नॉर्मली टाइप्स है। बहुत मैंने पिछले क्लासेस में डिस्कस भी किया है बहुत सारे अनीमिया का, पर्नीशियस हो, मेगालोब्लास्टिक हो, मैंने सबकी बात की आपसे। ये हो गया, आगे की चलते बात करते हैं। अब डब्ल्यूबीसी के टाइप्स पढ़ते हैं। मैंने बताया भी था आपको टाइप्स पिछली क्लास में, यहां हम लोग को एक्सपेंड करके थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या है। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स, ल्यूकोसाइट्स के टाइप्स की बात करते हैं। ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी के टाइप्स, एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और एक होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। मैंने पिछली क्लास में आपसे बात की है, ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं? इसमें एंजाइम रिच स्पेसिफिक लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स होते हैं। मतलब यहां पे कुछ कण, कुछ पार्टिकल नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके अंदर एंजाइम लाइसोसोम भरा होता है, इसलिए इसको बोल सकते हैं कि एंजाइम रिच स्पेसिफिक लाइसोसोमल ग्रेन्यूल जिसके अंदर प्रेजेंट है ग्रेनुलोसाइट, जिसके अंदर में नहीं है ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो इनके अंदर ग्रेन्यूल पार्टिकल कण नुमा स्ट्रक्चर होता है, कण होता है, उसके अंदर में लाइसोसोम एंजाइम भरा होता है, इसलिए इसको ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। अंग्रेजी में बोले एंजाइम रिच स्पेसिफिक लाइसोसोमल ग्रेन्यूल प्रेजेंट है तो ये बोल जाएंगे ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के एग्जांपल, ईओसिनोफिल्स, नाम सुना होगा ईओसिनोफिल्स का, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये तीन एग्जांपल हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें एंजाइम रिच स्पेसिफिक लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, यानी यहां पे लाइसोसोम से भरा हुआ ग्रेन्यूल नहीं होगा। लाइसोसोम एक एंजाइम होती है, नहीं है तो एंजाइम रिच मैंने बोला है, एंजाइम रिच स्पेसिफिक लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स है तो ये, और नहीं है तो ये। ए ग्रेनुलोसाइट्स के एग्जांपल लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ये दो हो गए। अब आगे चलते एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। देखिए ईओसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, ईओसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स बोलते हैं। तो ये जो डिवीजन है, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये स्टेनिंग प्रॉपर्टी के आधार पे है। जिस तरीके से ये कलर हो जाते हैं उस हिसाब से इनका नाम है। तो ये एसिडिक डाई से कलर हो जाता है इसलिए ईओसिनोफिल्स, ये बेसिक डाई से कलर हो जाता है इसलिए बेसोफिल्स, और ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक डाई दोनों से कलर हो जाता है इसलिए न्यूट्रोफिल्स। दिस डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सेल्स। तो ये स्टेन जैसे जैसे होते हैं कलर, उसके आधार पे ये बताया गया है, ठीक है ना। तो ये स्टेन विथ बेसिक डाइज, और ये स्टेन होता है बेसिक एज वेल एज एसिडिक डाइज, दोनों डाई से ये स्टेन हो जाता है, कलर हो जाता है। इसके आधार पे इनका नाम है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। लिम्फोसाइट्स की बात करें तो लिम्फोसाइट्स में ये सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम होता है। यूपीएससी का इस बार का क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के दौरान इतना आपने देखा कि इम्यूनिटी की बात की जा रही है, तो इम्यून सिस्टम के सेल्स कौन होते हैं? ये लिम्फोसाइट्स, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इसके दो टाइप होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और एक होता है बी लिम्फोसाइट। टी मतलब थाइमस ग्लैंड, नाम सुना होगा थाइमस की, हम लोग बात करेंगे। लिम्फेटिक ग्लैंड है ये, लिम्फेटिक ग्लैंड है ये एक प्रकार का थाइमस ग्लैंड, जो हार्ट के पास पाया जाता है, क्लोज टू हार्ट, हृदय के पास, थाइमस ग्लैंड। बी मतलब बोन मैरो, अस्थि मज्जा, बी यहां मतलब क्या है? बोन मैरो। तो टी मतलब थाइमस ग्लैंड, बी मतलब बोन मैरो। और ये आपका दूसरा टाइप है यहां पे मोनोसाइट्स, ये आपको ध्यान रखना है। मोनोसाइट्स को मैक्रोपुलिसमैन ऑफ सेल भी बोलते हैं, ये मैक्रोपुलिसमैन ऑफ ब्लड का ये मैक्रोपुलिसमैन है। यहां लिख लो मोनोसाइट्स को क्या बोलते हैं? मोनोसाइट्स इज आल्सो नोन एज, मोनोसाइट्स को मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रोपुलिसमैन ऑफ ब्लड। बाकी तो बताने की जरूरत है नहीं, आप समझ रहे हैं, पुलिसमैन। और मोनोसाइट्स जो है ये आपका मैं बताऊं तो ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है। मोनोसाइट्स को आप जोड़ सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा, मोनोसाइट्स डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। मोनोसाइट्स की मैंने बात की, तो ये दो पॉइंट ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। आगे चलते हैं।
और ग्रेनुलोसाइट्स कितने परसेंट होते हैं? मैंने बताया था आपको, ग्रेनुलोसाइट्स लगभग 68% होते हैं और एक ग्रेनुलोसाइट लगभग 32% होते हैं, है ना, डब्ल्यूबीसी के अंदर। आगे चलते हैं। तो इओसिनोफिल्स की बात की आपने। इओसिनोफिल्स का क्या है? इओसिनोफिल्स ये एलर्जी को स्टॉप करते हैं, एलर्जी को रोकते हैं। इनका फंक्शन है एलर्जी को रोकना। इओसिनोफिल्स का फंक्शन क्या है? एलर्जी को रोकना। ये आपको ध्यान रखना है, एलर्जी को रोकता है। और इसके नंबर इंक्रीज होता है एलर्जिक रिएक्शन में। जब भी आपको एलर्जी होगा तो आपके ब्लड में इओसिनोफिल का काउंट बढ़ जाएगा, इसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो ये इसका नंबर इंक्रीज होता है एलर्जिक रिएक्शन में। जब आपको एलर्जी हो जाएगा, एलर्जिक रिएक्शन में इसका नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है ना। ये एलर्जिक रिएक्शन में इसका नंबर इंक्रीज कर जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका फंक्शन जो होता है इओसिनोफिल्स का, एलर्जी को स्टॉप करता है, एलर्जी को स्टॉप करता है। लेकिन जब आपको एलर्जी हो जाएगी तो इसकी संख्या बढ़ जाती है आपके ब्लड के अंदर, ठीक है ना। ये इओसिनोफिल्स के बारे में ध्यान रखना है आपको। और ये आपको मैं बताऊं, ये कहीं ना कहीं इओसिनोफिल्स हिस्टामीन को रिलीज करते हैं। हिस्टामीन एक केमिकल है, हिस्टामीन को रिलीज करते हैं इओसिनोफिल्स। तो लिख लेंगे, एक केमिकल हिस्टामीन, हिस्टामीन को रिलीज करते हैं, ठीक है ना, जो कि एक प्रकार का वैसोडाइलेटर है। ये वैसोडाइलेटर का मतलब ये होता है कि डायलेटर का मतलब होता है डायलेट कर देना, फैला देना। तो ये ब्लड वेजल्स को फैला देता है, उसकी डायमीटर बढ़ जाती है, वैसोडाइलेटर है। तो ये हिस्टामीन जो रिलीज करते हैं इओसिनोफिल्स, हिस्टामीन एक प्रकार का वैसोडाइलेटर है, ब्लड वेजल्स को डायलेट कर देता है, ब्लड वेजल्स फैल जाती है, ठीक है ना। ये काम हो गया। उसके बाद बताऊं, दे आर इफेक्टिव। इओसिनोफिल्स जो होते हैं ये इफेक्टिव होते हैं लार्ज साइज्ड पैरासाइट, जो बड़े बड़े परजीवी होते हैं, जैसे ब्लड फ्लूक। ब्लड फ्लूक जो होता है वो लार्ज साइज्ड का पैरासाइट है, उसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव होता है, उसके अगेंस्ट इफेक्टिव होगा लार्ज साइज पैरासाइट। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि बताइए डब्ल्यूबीसी में ऐसा कौन है जो लार्ज साइज्ड पैरासाइट के अगेंस्ट इफेक्टिव है, तो उसका नाम होगा इओसिनोफिल्स। डब्ल्यूबीसी में ऐसा कौन है जो एलर्जिक रिएक्शन के दौरान संख्या बढ़ जाती है, इसी का नंबर। डब्ल्यूबीसी में ऐसा कौन है जो एलर्जी को प्रिवेंट करता है, इसी का आएगा। ये सारे चीज हैं। डब्ल्यूबीसी में कौन है जो हिस्टामीन को रिलीज करता है, यही होगा। हिस्टामीन का फंक्शन क्या है? वैसोडाइलेटर है, ब्लड वेजल्स को डायलेट कर देता है, ब्लड वेजल्स फैल जाती हैं, है ना। तो ये हो गया बेसिक आपको इओसिनोफिल्स के बारे में। आगे चलते हैं बेसोफिल्स के बारे में। ये बेसोफिल्स बेसिक डाइस के साथ स्टेन हो जाते हैं, नाम पड़ा बेसोफिल्स। स्टेनिंग प्रॉपर्टी के आधार पर इनका नाम पड़ा है। उसके बाद इसका आपको मैं बताऊं इसके बारे में, तो ये लीस्ट एबंडेंट होता है, इनमें लीस्ट एबंडेंट, लीस्ट एबंडेंट, ये लीस्ट एबंडेंट है, सबसे कम है, लीस्ट एबंडेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दे रिलीज हिस्टामिन, ये हिस्टामिन ये भी रिलीज करते हैं। बेसोफिल्स भी हिस्टामिन रिलीज करते हैं, जो यहां बन रहा था यहां भी बन रहा है हिस्टामिन। और ये हेपेरिन भी रिलीज करता है। हेपेरिन, हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट होता है, जो आपका ब्लड, आपके शरीर में थक्का नहीं जमना चाहिए। तो वो कौन है आपके ब्लड में जो ऐसा नहीं होने देता है, आपका ब्लड शरीर के अंदर थक्का नहीं जमता है, उसका क्लॉट नहीं होता है, वो हेपेरिन है। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड को थक्का क्लॉट नहीं होने देता है शरीर के अंदर, ये नहीं होना चाहिए। तो ये है बेसोफिल्स के बारे में। लीस्ट एबंडेंट होता है और ये रिलीज करते हैं हिस्टामिन, और हेपेरिन रिलीज करता है। न्यूक्लियस इसका बात करूं, बेसोफिल का जो न्यूक्लियस होगा, ये भी एक सेल है। बेसोफिल का न्यूक्लियस होता है एस शेप्ड। बेसोफिल का न्यूक्लियस क्या होता है? एस शेप का होता है बेसोफिल का न्यूक्लियस, ये आपको ध्यान रखना है। और इओसिनोफिल्स का न्यूक्लियस जो होता है बाई लोब्ड होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, इसका न्यूक्लियस कैसा होगा? बाई लोब्ड। बाई लोब्ड का मतलब कुछ ऐसा, कुछ ऐसा बाई लोब्ड होते हैं, दो लोब होते हैं, बाई लोब्ड, कुछ ऐसा बाई लोब्ड। इओसिनोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो बाई लोब्ड होता है। आगे चलते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का न्यूक्लियस कैसा होता है? एस शेप्ड बोल सकते हो, एस शेप, या ट्राई लोब्ड बोल सकते हो, ट्राई, ट्राई लोब्ड। तीन लोब दिखते हैं इसके अंदर में, है ना, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना, ऐसा तो दिख रहा है ना, एस शेप का बना हुआ है, ये तीन लोब जैसा दिखते हैं कि तीन लोब इसके अंदर में है। आगे चलते हैं, न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं। न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फ भी बोलते हैं। न्यूट्रोफिल्स को हम लोग पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइड के नाम से भी जानते हैं। न्यूट्रोफिल्स को और क्या नाम से जानते हैं? इसी का नाम होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइड, इसी का नाम है न्यूट्रोफिल्स का, जो कि स्टेन हो जाते हैं एसिड एज वेल एज बेसिक डाइस, एसिडिक एज वेल एज बेसिक डाइस से ये स्टेन हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है न्यूट्रोफिल्स का, ये मल्टी लोब्ड होता है, इनके अंदर बहुत सारे लोब पाए जाते हैं।
ये नोट कर लीजिए तब कि मैं मिटा लूं आपको। तो इनका जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लोब्ड है, बहुत सारे लोब होते हैं, ये लिख लीजिए आप। हो गया, इनका न्यूक्लियस कैसा है, मल्टी लोब्ड है, इनमें बहुत सारे लोब होते हैं, ठीक है ना। तो इनका न्यूक्लियस कैसा है, मल्टी लोब्ड। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस आपको ध्यान रखना। मल्टी लोब का मतलब ये होगा कि कुछ अगर मैं बनाऊं, ये क्या आ जाएगा, ये आपका न्यूट्रोफिल्स है और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लोब है, मल्टी लोब, ठीक है ना। देखो बहुत सारे लोब बन गए। तो ये न्यूट्रोफिल्स का सेल है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसके अंदर बहुत सारे लोब पाए जाते हैं, चैम्बर छोटा छोटे पाए जाते हैं, लोब्ड बोल रहा हूं, ठीक है ना। और ये बताऊं आपको कि पूरे ग्रेनुलोसाइट्स का, पूरे ग्रेनुलोसाइट्स में बात करो या पूरे डब्ल्यूबीसी में बात करो, पूरे डब्ल्यूबीसी में बात कर लो, पूरे डब्ल्यूबीसी में 60 से 70% यही होते हैं, 60 से 70% तो यही है पूरे डब्ल्यूबीसी में। और उसके बाद 2 से 4% आपके इओसिनोफिल्स होते हैं, 2 से 4% इओसिनोफिल्स होते हैं पूरे डब्ल्यूबीसी में। तो बेसोफिल्स कितना होता है, बेसोफिल्स की बात करूं तो ये 0 से 1% के आसपास होता है, 0 से 1% के आसपास होता है ना, 0.5, 0.2, 0 से 1% के आसपास होता है। और ये बताओ लिम्फोसाइट्स की बात करो, लिम्फोसाइट्स याद करो, लिम्फोसाइट मैंने बताया था, यहां पे ए ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट था ना, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, एल मतलब लिम्फोसाइट, एम मतलब मोनोसाइट्स, मैंने अभी बताया था आपको। ये 20 से 30% होते हैं, ये 20 से 30% होते हैं, और बचा हुआ मोनोसाइट लगभग 2 से 6% होगा, 2 से 6%। ये है पूरा कंपोजिशन जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली। अब लिम्फोसाइट्स की बात करो, लिम्फोसाइट्स की, मैंने तीनों की बात कर ली है। लिम्फोसाइट्स की बात हो तो लिम्फोसाइट्स का अगर सेल देखेंगे तो लिम्फोसाइट्स के सेल में जो न्यूक्लियस है ऐसा है, लार्ज है एंड सेंट्रल है, बीच में है। तो इसका न्यूक्लियस लिम्फोसाइट में लार्ज एंड सेंट्रल, बीच में होगा, बड़ा होगा और सेंट्रल होगा लिम्फोसाइट में, इसका न्यूक्लियस लार्ज एंड सेंट्रल है। और मोनोसाइट की बात करूं तो मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का होता है। न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं मैं, सारे में न्यूक्लियस आपको जानना चाहिए। मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस कैसा है इसको पहले नोट कर लो ताकि मैं मिटाऊं आपको, कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, ठीक है ना। मोनोसाइट्स की बात करनी है अभी हम लोगों को। ये लिम्फोसाइट की बात हो गई, ये न्यूट्रोफिल्स की बात हो गई, बेसोफिल्स की बात हो गई, इओसिनोफिल्स की बात हो गई। इओसिनोफिल्स के जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड है, 2 लोब है उसके अंदर में। तो अभी मोनोसाइट्स की बात कर लेते हैं। मोनोसाइट की जो न्यूक्लियस होती है ना वो किडनी शेप की होती है। मोनोसाइट्स की न्यूक्लियस कैसी होगी, क्वेश्चन आता है, किडनी शेप की होती है मोनोसाइट्स की न्यूक्लियस। मोनोसाइट कैसा न्यूक्लियस होता है, ऐसा बना दिया, मोनोसाइट कोशिका हो गई है, मोनोसाइट का सेल हो गया, और इसकी जो न्यूक्लियस है कुछ ऐसा होगा, किडनी शेप। ये कैसा न्यूक्लियस है, केंद्रक, किडनी शेप। ये मोनोसाइट की सेल की ये न्यूक्लियस हो गई, किडनी शेप। तो ये है बेसिक जानकारी जो आपको ध्यान रखनी थी इसके बारे में, किडनी शेप का होता है। आगे बात करूं मोनोसाइट्स के बारे में, आगे हम लोग को पढ़ना है क्या, आगे हम लोग को देखना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा। मोनोसाइट्स की न्यूक्लियस हो गया, और इओसिनोफिल्स की मैंने बात कर ली, शुरुआत से बताता हूं। इओसिनोफिल्स मैंने बताया था, इओसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स बोलते हैं। एलर्जिक रिएक्शन में उसकी नंबर बढ़ जाती है, और वो इफेक्टिव होते हैं कब, वो इफेक्टिव होते हैं लार्ज साइज्ड पैरासाइट का अगेंस्ट, बड़े बड़े पैरासाइट जो होते हैं, और बाइलोब्ड उसका न्यूक्लियस होता है। ये इओसिनोफिल्स की बात हो गई। आते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स स्टेन होते हैं बेसिक डाइज, बेसिक डाइज से कलर होते हैं, इसलिए उनको बेसोफिल्स बोला जाता है। और साथ में साथ आपको बताऊं तो ये कहीं ना कहीं आपको मैं बताऊं, ये अपीयर्स होते हैं ब्लू इन कलर। बेसोफिल्स ब्लू कलर में अपीयर होते हैं, कलर भी पूछ ले तो बता दीजिएगा, बेसोफिल्स ब्लू कलर के जैसे दिखते हैं, ब्लू कलर में अपीयर होते हैं, ठीक है ना। और ये इनका फंक्शन जो होता है वो इन्फ्लामेशन को मेडिएट करते हैं। बेसोफिल्स क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को मेडिएट करते हैं। थोड़ा बता दूं और ऐड कर लो, बेसोफिल्स में जो मैंने बताया था ना उसमें और ऐड कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन को मेडिएट करते हैं, ठीक है ना, मेडिएट्स इन्फ्लामेशन, मेडिएट्स इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन में मेडिएट करते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है बेसोफिल्स के बारे में। और बाकी मैंने बताया था कि इनका न्यूक्लियस एस शेप का होगा, ये भी मैंने बता दिया। ये हेपेरिन भी रिलीज करते हैं और हिस्टामिन भी रिलीज करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था पहले। ये चीजें और ऐड कर सकते हैं बेसोफिल्स में। अब आते हैं न्यूट्रोफिल्स, थोड़ी सी उसकी बारे में हल्की सी जानकारी। न्यूट्रोफिल्स है ना,
थोड़ी सी बात है, मैंने और बता दी आपको न्यूट्रोफिल्स के बारे में। क्या मैंने बताया न्यूट्रोफिल्स के बारे में? कि इसको मैंने बताया कि ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक डाई दोनों से ये स्टेन हो जाते हैं और इनको माइक्रो पुलिस मैन ऑफ ब्लड भी बोला जाता है। इनको माइक्रो, मैक्रो किसको मैंने बता दिया है, माइक्रो पुलिस मैन ऑफ ब्लड, माइक्रो पुलिस मैन ऑफ ब्लड, माइक्रो पुलिस मैन ऑफ ब्लड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इनका मेन जो फंक्शन होता है न्यूट्रोफिल्स का, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, ठीक है ना। फेगोसाइटोसिस इनका फंक्शन है। दे ईट अ बैक्टीरिया, फेगो मतलब खा जाना, ये बैक्टीरिया को खा जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, दे फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं, दे ईट अप बैक्टीरिया, ठीक है ना। और ये स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट होते हैं, ये स्मॉलेस्ट होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस या मोस्ट एबंडेंट, ज्यादा होते हैं ये संख्या में न्यूट्रोफिल्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इनका न्यूक्लियस कैसा होगा, मल्टीलोब्ड, मैंने पहले बता दिया है कि इनका न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड होता है। और इनको एक नाम से और जानते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट, ये भी आपको ध्यान रखना है, इनका एक और नाम है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट। अब आते हैं हम लोग किस पे, ए ग्रेनुलोसाइट्स पे, जिसमें मैंने आपको लिम्फोसाइट्स की थोड़ी बात बता दी है, न्यूक्लियस के बारे में, मोनोसाइट्स की बात मैंने थोड़ी बता दी है, किडनी शेप कुछ। अब थोड़ा सा और हम लोग को देखना पड़ेगा, लिम्फोसाइट्स के टाइप थे ना टी और बी, उसकी बात कर लेते हैं। तो लिम्फोसाइट्स क्या आ जाते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स के एग्जांपल, ए ग्रेन्युलोसाइट्स एग्जांपल क्या होंगे इसमें, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। कुछ कुछ बातें मैंने आपको बता दी है, थोड़ी बातें और जानते हैं। लिम्फोसाइट्स, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्ज एंड सेंट्रल, बीच में होगा, बड़ा बड़ा होगा। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये क्वेश्चन आईएएस का इस बार का है। टी और बी सेल्स की बात की गई थी, ठीक है ना। और मोनोसाइट्स की बात मैंने बता दी है, इनका न्यूक्लियस किडनी शेप होता है, किडनी ऑप्शन में नहीं होगा तो ए ऑप्शन होगा, इनका न्यूक्लियस हॉर्स शू शेप होता है, घोड़े की जो पैर होती है ना, हॉर्स शू शेप या तो किडनी शेप, दोनों आ सकता है। अब पूछने वाले पे डिपेंड करता है वो क्या पूछ रहा है, किडनी शेप न्यूक्लियस हो सकता है या हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस हो सकता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, यही जो मोनोसाइट्स की बात करता हूं मैं, तो मोनोसाइट्स को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ते हैं। मोनोसाइट्स ही जो होते हैं, मैक्रोफाज का नाम सुना आप लोगों ने, नहीं सुना है तो बता दूं, मैक्रोफाज यही बड़े होके बन जाते हैं मैक्रोफाज। तो मोनोसाइट्स ही इनलार्ज करके बन जाते हैं मैक्रोफाज, इनलार्ज टू फॉर्म मैक्रोफाज, मैक्रोफाजेस बना देते हैं, इनलार्ज टू फॉर्म मैक्रोफाजेस, आपको ध्यान रखना है। और मैक्रोफाजेस आर फेगोसाइटिक सेल्स, जैसे फेगोसाइटिस मतलब कि दे ईट अप बैक्टीरिया, मतलब फेगो मतलब खा जाना, तो मैक्रोफाज एक प्रकार के फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, ये बैक्टीरिया वगैरह को ईट अप कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो मैक्रोफाज बनाता कौन है, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स से ही ये बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये हो गया बेसिक चीजें। अब आते हैं टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, ठीक है ना। टी लिम्फोसाइट्स, टी मतलब क्या है, टी मतलब थाइमस ग्लैंड है, टी मतलब थाइमस ग्लैंड, उसका मीनिंग आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। टी मतलब थाइमस ग्लैंड। और लिम्फोसाइट कहां बनते होंगे, मैंने पहले बताया है, सारे बोन मैरो बनते हैं, मेड इन बोन मैरो, अस्थि मज्जा में, ये बोन मैरो में ही बनते हैं लिम्फोसाइट्स वगैरह, ठीक है ना, मैंने पहले भी बता दी आपको सारी चीजें। और थाइमस ग्लैंड की बात करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स की बात करूं, इनका थाइमस क्यों हुआ है, देखिए बने हैं टी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में, लेकिन बोन मैरो से निकल के, वहां से निकल के माइग्रेट करके पहुंच जाते हैं थाइमस ग्लैंड, जो आपके हार्ट के पास में होता है, हृदय के पास में होता है, बनते हैं बोन मैरो में, बोन मैरो से निकल के वहां से माइग्रेट करके ये थाइमस ग्लैंड पे आ जाते हैं, और थाइमस ग्लैंड में ये मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। तो ये इनका टी लिम्फोसाइट की कहानी है, इसलिए टी नाम पर है, मैच्योर इनसाइड थाइमस ग्लैंड। टी लिम्फोसाइट कहां मैच्योर करते हैं, मैच्योर इनसाइड थाइमस ग्लैंड। लेकिन बने कहां थे, ये बने थे बोन मैरो में, वहां से माइग्रेट करके थाइमस ग्लैंड के पास पहुंचे, थाइमस ग्लैंड आपके हार्ट के पास में होता है, और वहां पे मैच्योर हुए। ये एक बेसिक जानकारी है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, थाइमस ग्लैंड में जैसे टी लिम्फोसाइट, टी सेल के नाम से भी जाना जाता है, टी लिम्फोसाइट बोल दो या टी सेल बोल दो। टी सेल जो होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हेल्पर टी सेल होता है, इनके टाइप्स लिख सकते हैं,
टी सेल के टाइप, टी लिम्फोसाइट बोल दो या टी सेल बोल दो। हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल एक टाइप हो गया, किलर टी सेल दूसरा टाइप हो गया, ठीक है ना। तो सप्रेसर टी सेल एक और टाइप है, सप्रेसर टी सेल, ये भी लिख सकते हैं सप्रेसर टी सेल। ये इनके टाइप हो गए। टी लिम्फोसाइट बोल दो या टी सेल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तीन टाइप इनके, हेल्पर, किलर एंड सप्रेसर टी सेल। ये आपको बेसिक थोड़ा बहुत जानना चाहिए, ठीक है ना। ये है बेसिक थोड़ी सी जानकारी। और ये थाइमस जो टी लिम्फोसाइट होते हैं, ये इन्फेक्टेड सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं, इन्फेक्टेड सेल को पहचानते हैं कि कौन सा सेल इन्फेक्टेड हो चुका है, तो ये इन्फेक्टेड सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये बेसिक जानकारी आप ध्यान रखेंगे। बाकी टी सेल, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल की बातें हम लोग इम्यूनिटी में करेंगे। इम्यूनिटी से रिलेटेड है, क्वेश्चन यूपीएससी में इस बार आया है। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड जितनी जानकारी आपको चाहिए उतना मैंने आपको दे दिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बी लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं, ठीक है ना। बी लिम्फोसाइट, थाइमस ग्लैंड की हम लोग बात करेंगे अभी। लिम्फेटिक ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, उसकी बात हम लोग करेंगे। इसको थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी बोलते हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे कि थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी बोलते हैं, रिसीडिंग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं थाइमस ग्लैंड को, और हम लोग बात करेंगे। बी लिम्फोसाइट की बात आते हैं। बी मतलब यहां पे है बोन मैरो, बी मतलब यहां पे है बोन मैरो, अस्थि मज्जा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें बताऊं तो बी लिम्फोसाइट्स की बात करो तो ये बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं कहां, बनेंगे तो दोनों कहां, बोन मैरो में ही। और बोन मैरो बनता है, लेकिन बी लिम्फोसाइट वहीं पे रह के मैच्योर करता है, वहीं पे रह के। लेकिन टी वहां से निकल के थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर करता है, लेकिन ये वहीं पे रह के मैच्योर करता है, इसलिए मैच्योर इनसाइड बोन मैरो, जहां बना वहीं मैच्योर किया, मैच्योर इनसाइड बोन मैरो, ठीक है। जहां बना वहीं पे मैच्योर किया बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं, या बी सेल बोल दो, बी सेल भी बोल सकते हो, यही बी सेल एंटीबॉडीज को बनाते हैं। बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, या बी सेल रिलीज एंटीबॉडीज, रिलीज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज वाई शेप के होते हैं, ठीक है ना। एंटीबॉडीज किस शेप के होते हैं, एंटीबॉडी वाई शेप के होते हैं, ठीक है ना। एंटीबॉडी वाई शेप के होते हैं, इतना ध्यान रखोगे। इम्यूनिटी में हम लोग बात करेंगे, एंटीबॉडी वाई शेप के होते हैं। आगे चलते हैं, जो बी लिम्फोसाइट या बी कोशिकाएं होती हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लाज्मा बी सेल, ये भी दो प्रकार के होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स, इसको नोट करेंगे, ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये नोट कर लिया, ये वाला टी लिम्फोसाइट या टी कोशिका। अब बी लिम्फोसाइट्स भी दो प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा बी सेल, और दूसरा प्रकार यहां लिख देता हूं मैं, इसको मिटा दूं मैं, ये वाला पॉइंट, मैच्योर करता है बोन मैरो में, और बी सेल ही एंटीबॉडी को बनाते हैं, जो कि वाई शेप का होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा बी सेल एक हो गया, और दूसरा हो जाएगा मेमोरी बी सेल, मेमोरी बी सेल, मेमोरी बी सेल, मेमोरी बोल दो। तो मेमोरी बी सेल भी बनाते हैं, ये आपका दो टाइप है मतलब, ठीक है ना। और प्लाज्मा बी सेल को हम लोग एंटीबॉडी का फैक्ट्री बोलते हैं, इसी को एक और नाम है। क्वेश्चन आता है एंटीबॉडी का फैक्ट्री कौन है, फैक्ट्री तो जानते होंगे क्या करता होगा, यहीं पे बनती है एंटीबॉडी का फैक्ट्री, यही है, ठीक है ना। और इसको प्लाज्मेटोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, इसी को प्लाज्मेटोसाइट्स, और लिख लो प्लाज्मेटोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी का तीन नाम है, प्लाज्मा बी सेल, एंटीबॉडी, एक और नाम है प्लाज्मेटोसाइट्स, और एक और नाम से जाना जाता है, इसको कार्टविल सेल बोलते हैं, एक और नाम है, और में लिख लो कार्टविल सेल। कार्टविल मतलब जो बैलगाड़ी का पहिया होता है ना, बैलगाड़ी का पहिया, तो बैलगाड़ी के पहिए के जैसा इनका केंद्रक, इनका न्यूक्लियस दिखता है, इसलिए इनको कार्टविल सेल बोलते हैं, जो कि एंटीबॉडी बनाते हैं। आते हैं इधर मेमोरी बेस सेल। ये मेमोरी बेस सेल का अपना एक फंक्शन है, जो आपको समय आएगा तो मैं मेमोरी बेस सेल की बात करूंगा, मेमोरी बेस सेल क्या करते हैं, ठीक है ना। ये आपको इतना ध्यान रखना है, मेमोरी बेस सेल की बात हम लोग करेंगे। ये मेमोरी जानते हैं, याददाश्त, उससे रिलेटेड है, कुछ ना कुछ किसी चीज का ये याददाश्त रखती है, तो इसकी बात हम लोग इम्यूनिटी में करेंगे, इम्यूनिटी में इनकी बात आएगी, क्योंकि इस बार यूपीएससी का क्वेश्चन है टी सेल बी सेल पे, इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ठीक है ना। कोरोना वायरस की बात जब करेंगे तो इनका योगदान आता है, एंटीबॉडीज आ रहा है, और बी सेल आ रही है, ठीक है ना, मेमोरी बी सेल आ रही है, तो इनकी बात हम लोग इम्यूनिटी में करेंगे। अभी इतना ही आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है बेसिक जानकारी जो आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में आना चाहिए, ठीक है ना। मेमोरी बी सेल का बात हम लोग करेंगे। अभी तो आप आइडिया लगा सकते हैं, मेमोरी बी सेल मतलब किसी चीज का मेमोरी रखती होगी, किसी चीज का मेमोरी रखती होगी, याददाश्त रखती होगी, इसलिए नाम पड़ा मेमोरी बी सेल। और बाकी दूसरा मैंने आपको प्लाज्मा बी सेल की बात कर ली। ये था बेसिक लिम्फोसाइट्स के बारे में, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। और
इनकी खास तौर पे चर्चा हम लोग करेंगे जब हम लोग इम्यूनिटी या डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे हमारी बॉडी का। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा और स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, वहां पे हम लोग इसका जिक्र करेंगे और अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे। राइट नाउ इतना आप ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। और जब भी समझ में आए तो जरूर, और कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आप समझाइए। ये जितने भी लेक्चर्स हैं यूपीएससी और पीएससी को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है, और मेरी ध्यान में ये भी एक एसएससी सीजीएल के बच्चे हो वो भी देख सकते हैं, कोई भी हो इस वीडियो को देख सकता है। आपको ये पूरा हेल्प करेगी, आपके एग्जाम में पूरा क्वेश्चन करवाएंगी। आप इसको पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। जो आपके पास बायोलॉजी के क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, ब्लड के ऊपर आप देख सकते हैं। तो इतना आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।